हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग इतिहास विषय में आपसे अपनी वार्ता साझा कर रही हूँ। एमए फाइनल में हम आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास के अध्याय संख्या 5 के ऊपर भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ एवं विकास पर चर्चा करेंगे। समाचार पत्र क्या होता है? ये समाचार पत्रों का उत्तरदायित्व किसी भी देश की राजनीति में महत्वपूर्ण होता है और उसका क्या कार्य है हमें पता है कि जनता की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी लेकर उसे सरकार तक पहुंचाना। तो ये समाचार पत्र सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं और जनता के बीच रहकर उसकी शासक के प्रति प्रतिक्रियाओं और नीतियों का अध्ययन करते हैं और सही बातों को आकलन कर सरकार तक पहुंचाते हैं। अंग्रेजी काल में समाचार पत्रों ने सराहनीय भूमिका निभाई। इस काल में जो प्रेस थी, प्रेस आप लोग जानते हैं, समाचार पत्र या जहाँ छपाई होती है उसको प्रेस कहते हैं। तो उसका मुख्य कार्य था कि जनता पर हो रहे शोषण और अत्याचारों का पता लगाकर उसके समर्थन में सरकार के विरुद्ध लेख लिखना। और इस कार्य में समाचार पत्रों के प्रबंधकों, संपादकों और उनसे जुड़े व्यक्तियों को अंग्रेजों की दमनात्मक नीति के कारण अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ा। उस समय हम देखें कौन कौन से समाचार पत्र थे। अंग्रेजी काल में अमृता बाजार पत्रिका, पेट्रियोट, इंडियन मिरर, केसरी, मराठा, बम्बई समाचार, हिंदू आदि समाचार जो पत्र थे, इन्होंने अंग्रेजों के साम्राज्यवाद का विरोध किया और भारतीयों को जागरूक बनाने का प्रयास किया। अब अंग्रेजों की प्रारंभिक नीति क्या रही? सबसे पहले तो देखिए, कई बार आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसमें आप लेसन्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो कई बार आपके क्वेश्चंस भी आपके तैयार होते जाएंगे कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली अपने साथ मुद्रणालय, प्रिंटिंग प्रेस जिसे कहते हैं, और लाए। गोवा के पादरियों ने अपनी पहली पुस्तक का भारत में प्रकाशन किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1684 में बम्बई में मुद्रणालय, प्रिंटिंग प्रेस खोला और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तथाकथित स्वार्थी नीतियों का भंडाफोड़ होने के बाद जेम्स ऑगस्टस हिक्की, अच्छे से देखिएगा, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में दी बंगाल गजट के नाम से अपना पहला समाचार पत्र प्रकाशित कराया। ये आपके वही जीके का क्वेश्चन आ गया। पहला जो समाचार पत्र किसने था? ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में, क्या नाम था? द बंगाल गजट। इसमें क्या किया उन्होंने? सरकारी अधिकारियों की आलोचना करने के कारण कंपनी ने, जो कंपनी की जो सरकार थी, उसने इस पर अपना अधिकार कर लिया। और उसके बाद कलकत्ता गजट, बंगाल जनरल, दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, मद्रास कोरियर आदि प्रकाशित हुए। किंतु इन समाचार पत्रों का उद्देश्य हिक्की की भांति सरकारी नीतियों की आलोचना करना नहीं था, अपितु ये क्या करते थे? लोगों का मनोरंजन करते थे। एक प्रकार से ये पूरे सरकारी थे, मतलब सरकार के विरुद्ध नहीं लिखते थे। अब लॉर्ड वेलेजरी द्वारा पारित 1799 का समाचार पत्रों का क्या अधिनियम बनाया उसने, इसको देखेंगे हम। 1799 में समाचार पत्रों का पर्यवेक्षण अधिनियम पारित करा। किसने? लॉर्ड वेलेजरी ने। और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की? प्रत्येक समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया। दूसरा, समाचार पत्रों के प्रकाशन से पूर्व प्रकाशक को अपने प्रूफ सरकार के सचिव को भेजना अनिवार्य कर दिया। और वेलेजरी के काल में सरकार ने नियमों की सख्ती से पालना भी की है। इन नियमों को भंग करने पर तुरंत दंड देने का प्रावधान भी है। सरकार की कठोर नीति के कारण
कई समाचार पत्र भी बंद कर दिए गए। कठोर नीति अपनाई, मतलब सब चीज़ों को, मतलब जैसा भी है उनको अपना प्रकाशक का नाम सब कुछ देना आवश्यक है। वेलेज़ली की इस नीति की आलोचना हुई और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी था लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में समाचार पत्रों पर लागू जो नियम थे उन पर थोड़ी सी ढील दी, जिससे समाचार पत्रों को कुछ राहत मिली। अब समाचार पत्रों के प्रति लॉर्ड विलियम बेंटिंग और चार्ल्स मेटकॉफ की क्या नीति करी, इसको बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। ये हम पूरा आपके सामने समाचार पत्रों का इतिहास पढ़ रहे हैं। विलियम बेंटिंग समाचार पत्रों को जनता के असंतोष से रक्षा का एक सेफ्टी वैल्यू अभिद्वार मानते थे। मतलब क्या मानते थे कि जनता का असंतोष है तो इसमें आ जाएगा और इसका कार्य हम कर देंगे, और जनता को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समाचार सबसे बड़ा, ये समाचार पत्र सबसे बड़ा एक साधन था। और इस विषय में सबसे अधिक जो सकारात्मक रूप से कार्य करने का श्रेय किसे दिया गया? चार्ल्स मेटकाफ को। उन्होंने जॉन एडम्स के जो नियम थे उनको रद्द कर दिया और समाचार पत्रों को स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने इन कठोर नियमों के स्थान पर मुद्रक और प्रकाशक को केवल प्रशासन के स्थान पर सूचना देना निश्चित किया। ये था आपका विलियम बेंटिंग और चार्ल्स मेटकॉफ का। अब क्राउन ने क्या किया? अब क्राउन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ था इसमें, अंडर रूल ऑफ क्राउन में। 1857 की विद्रोह के समय समाचार पत्रों पर 1 वर्ष का अंकुश लगा दिया गया था। अधिनियम संख्या 15 के अनुसार समाचार पत्र, सरकार के पास थे सारे अधिकार, बहुत सारे अधिकार। कोई पंजीकरण की व्यवस्था भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य था। मतलब 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित कर समाचार पत्रों को नियमितीकरण एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद समाचार पत्र एवं पुस्तक पर प्रकाशक मुद्रण का स्थान सब करना अनिवार्य कर दिया। ये सब चीज़ें कर दी गई। अब देखें इसके बाद 2 वर्ष बाद क्या हुआ? 59 और 70 में अंग्रेजी सरकार ने बहावी जो आंदोलन हुआ था उसके कारण सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख को निपटाने के लिए एक जो नियम बनाए कुछ, और उसमें जो राजद्रोह करने वाले व्यक्ति थे को आजीवन निर्वासन अथवा कम समय के लिए निर्वासन अथवा जुर्माने की व्यवस्था कर कठोर नीति का परिचय दिया। सरकार के ये कार्य निश्चित रूप से महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा के विपरीत था। ये था क्राउन के दिन समाचार पत्र। अब लॉर्ड लिंटन ने क्या किया ये देखेंगे हम। लॉर्ड लिंटन ने 1876 से 78 के भीषण अकाल और जनता के दुख के प्रति सरकार की उदासीनता से जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। इस अवसर पर भारतीय समाचार पत्रों ने इसकी सरकार की खुलकर आलोचना की। इस पर सरकार ने राजद्रोही लेखों से निपटने के उद्देश्य से 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जारी किया। इस अधिनियम की द्वारा जिला दंड नायकों को किसी भी भारतीय भाषा के प्रकाशक को आदेश देकर वह जनता में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेखों के लिए बंद पत्र लिखवा सकता था। सरकार को यह भी अधिकार दिया गया कि किसी समाचार पत्र द्वारा सरकार के विरुद्ध अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के कारण उसे चेतावनी भी दी जा सकती है। सरकार उसके छापे खाने को भी कब्जे में कर सकती है। तीसरी पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा दंड नायक की आज्ञा के विरुद्ध न्यायालय में अपील भी नहीं की जा सकती थी। और चौथा पॉइंट है समाचार पत्रों के द्वारा अपने पत्र के साक्षी मतलब प्रूफ कॉपी देने पर ही वह इस अधिनियम की कार्यवाही से बच सकते हैं।
तो इस अधिनियम में समाचार पत्रों का भारतीय समाचार पत्र द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया और इसको क्या कहा गया, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इसके पश्चात लॉर्ड रिपन का शासनकाल आया और लॉर्ड रिपन ने क्या नीति अपनाई। लॉर्ड रिपन ने 1882 में और लिंटन के 1878 के भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं की स्वतंत्रता को पहले जैसे ही स्वीकार कर लिया। इससे भारतीय जनता ने रिपन के इस कार्य से प्रसन्नता का अनुभव किया। अब इसके पश्चात समाचार पत्र अधिनियम 1908 लागू हुआ। इसमें 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी कार्यों से भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। समाचार पत्रों ने भी सरकारी नीतियों एवं कार्यों की जमकर निंदा की। अतः सरकार की इस आवाज को दबाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, जिस पे क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए देखें हम। ऐसे समाचार पत्र जो सरकार के विरुद्ध लोगों में हिंसा की भावना फैलाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इसके द्वारा स्थानीय सरकार को 1867 के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकाशक या मुद्रक के पंजीकरण एवं नियमितीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया गया। तीसरा हम पॉइंट लेंगे, प्रकाशकों और मुद्रकों के मुद्रणालय जब्त होने के 15 दिन की अवधि में वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने कई समाचार पत्रों के विरुद्ध भी कार्य किए। अब 1910 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। समाचार पत्रों पर और अधिक अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 1910 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर 1878 के अधिनियम की व्यवस्थाओं को पुनः लागू किया। इसके द्वारा सरकार ने समाचार पत्रों का पंजीकरण करने हेतु जमानत राशि एवं पंजीकृत जमानत राशि को जब्त करने का अधिकार दिया। अंग्रेजी सरकार ने 1910 के समाचार पत्र अधिनियम को कठोरता से लागू करते हुए 991 समाचार पत्रों और मुद्रणालयों के विरुद्ध कार्रवाई की। अब आगे हम देखेंगे संकटकालीन शक्तियों से संबंधित 1931 का भारतीय समाचार अधिनियम। संकटकालीन तो क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। अंग्रेजों की प्रेस के प्रति नीति में भी परिवर्तन होने लगा और 1930-31 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राजनीति में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। सरकार ने 1930 के समाचार पत्रों पर अधिक अच्छा नियंत्रण करने की भावना से समस्त नियमों को लागू कर दिया और एक वर्ष के उपरांत अधिनियम को और अधिक कठोर स्वरूप देने के लिए 1932 में सरकार ने आपराधिक संशोधन अधिनियम पारित किया। इसमें सरकार को हानि पहुंचाने वाले समस्त तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान था। सरकार ने इसे व्यवहारिक स्वरूप देने के क्रम में समाचार पत्रों सहित कई लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान समाचार पत्रों की क्या नीति रही? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों के द्वारा समाचार पत्रों पर पूर्व प्रत्यक्षण द्वारा पुनः प्रहार किया। 1945 तक सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्य करती रही। अब इसके बाद समाचार पत्र जांच समिति का गठन हुआ। मार्च 1947 में अंग्रेजी सरकार ने बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति अपनाने हेतु एक समाचार पत्र जांच समिति का गठन किया। इस जांच समिति को यह आदेश दिया गया कि वह समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा कर अपनी सिफारिश दे।
फलतः इस जांच समिति ने 1931 के समाचार पत्रों को रद्द करने, पंजीकरण के मामले में संशोधन करने, दंड संहिता को धारा 124 अ एवं 153 अ में परिवर्तन के बारे में अनेक सुझाव दिए। जांच समिति की कुछ बातों को तत्काल स्वीकार कर लिया गया, किंतु बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में अधिकांश सुझावों पर अमल नहीं हो पाया। फलतः स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1951 में संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन कर अंग्रेजी काल के केंद्रीय व राज्य के समाचार पत्र अधिनियम को समाप्त किया और समाचार पत्रों के लिए नई व्यवस्था को लागू किया। 1951 के अधिनियम के द्वारा सरकार को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने वाले समाचारों के विरुद्ध जमानत मांगने और जमानत जब्त करने का अधिकार दिया गया। सरकार को न केवल समाचार पत्रों को बल्कि मुद्रणालयों को भी जब्त करने का अधिकार दिया गया। ये व्यवस्था 1956 तक लागू रही। 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एक आयोग बैठाया गया था। इसमें किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति जी.एम. राज्याध्यक्षा की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन करने, विज्ञापनों की एक बड़ी कड़ी संहिता का निर्धारण करने, वरना मूल्य पद्धति अपनाने आदि बातों की सिफारिशें की। इस प्रकार अंग्रेजी काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय समाचार पत्रों ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य अंग्रेजी सरकार की शोषण की नीति की आलोचना कर भारतीय जनता को विदेशी सत्ता के विरुद्ध जागरूक करना था। इन समाचार पत्रों के अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, तिलक, बिपिन चंद्र पाल आदि विद्वानों की रचनाओं के द्वारा भी भारतीय जनता को प्रेरणा मिली और उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो आप सभी को ये समाचार पत्रों का इतिहास समझ में आया होगा।